हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और चूंकि एक सीरीज चला रहा हूं कि सभी राशियों के लिए 2022 यानी 2022 कैसा रहने वाला है, तो आज की कड़ी में चौथी राशि है कर्क यानी कैंसर। तो कर्क राशि आपका 2022 कैसा रहने वाला है, इसी पर आज का ये पूरा वीडियो, पूरी रीडिंग बेस्ड है। और हर बार की तरह 3 पाइल्स इस बार भी ली गई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। थॉट टैरो डेक से ये तीनों पाइल्स ली गई हैं, तीनों कार्ड्स लिए गए हैं। 4 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 2 और 4 ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेंगे। तीनों कार्ड्स एक साथ दिखाए जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, जिस कार्ड की ओर आपका खिंचाव पहले ही आ जाता हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिससे लगाव फील होता है, उसी कार्ड को अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की वीडियो को देखें, आज की रीडिंग को देखें। और हर पाइल के लिए हर बार की तरह से टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने वीडियो को, यानी अपनी पाइल की जो वीडियो है उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। नए व्यूवर्स यानी जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एस्ट्रो गुरु फैमिली का पार्ट बनिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 4 ऑफ द कप्स का कार्ड आपने चूज किया था। 4 ऑफ द कप्स आप मेरे बगल देख सकते हैं। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि के लिए जो पाइल नंबर 1 है, कर्क राशि, सारे लोग जो देख रहे हैं कर्क राशि ही होंगे, या आपका कोई लव्ड वन जो कर्क यानी कैंसर राशि का है, उसके लिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 आपने चूज की है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए प्रेजेंट हुआ है 2 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो प्रेजेंट हुआ है यह है 5 ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन द सन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ द कप्स। और जो लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, 2 कार्ड मेरे पास आ गए, इन दोनों को नहीं आना था, फॉल्स हो गए, तो फिर से 2 कार्ड्स, ठीक है, यहां से लेते हैं। लास्ट कार्ड आपके लिए आया है बढ़िया 10 ऑफ द कप्स। टैरो में जब 2 कार्ड एक साथ हाथ में आते हैं तो दैट मीन्स इसको मानते हैं कि ये फॉल्स है। दोनों, मतलब उस कार्ड को नहीं आना था, इसलिए 2 कार्ड आ गए। तो दोनों कार्ड्स को एक साथ लेकर के रीडिंग बिल्कुल नहीं की जाती, इसलिए उसको मैं अक्सर हटा देता हूं, ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में सामंजस्य और तालमेल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके बिजनेस से लेकर, पर्सनल लाइफ से लेकर सोशल लाइफ तक के मामले में। और आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ पा चुके हैं और बहुत कुछ को कंप्रोमाइज कर चुके हैं। इस कंप्रोमाइज के आगे भी जीवन है, इस कंप्रोमाइज के आगे भी चीज़ें और सिचुएशन आपके फेवर में हैं। लेकिन अगर थोड़ा पीछे की देखें तो आपने बहुत बढ़िया मोमेंट को एंजॉय भी किया है। एक ऐसे मोमेंट को देखा भी है, टैकल भी किया है, जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए। मीन्स जहां आप कुछ कर सकते थे वहां पर आप कुछ नहीं कर पाए, रह गए या चीजें छूट गई। और जहां सम्मान की प्राप्ति होनी थी वहां भी सम्मान की प्राप्ति होते होते कई समस्याओं का सामना आपने किया, लेकिन उन सारी चीजों से आगे निकले। अब जो 2022 ये 2022 आ रहा है, ये काफ़ी परिवर्तनकारी रहेगा। इस पूरे साल में आपके लिए अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इनको मैनेज बड़े अच्छे से किया जा सकता है। कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे इस साल रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें बेहतर, फाइनेंशियल ग्रोथ के मामले में अप एंड डाउन, आपके सम्मान आत्मविश्वास के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में तो हैं, लेकिन आप उसे सही ढंग से यूज़ कर पाएँ, इस चीज़ का पूरा दारोमदार, इस चीज की पूरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर होगी। आपके लिए संबंधों को बनाए रखना, संबंधों को चलाए रखना और संबंधों को पकड़े रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल रहेगा।
हालांकि सुखद समाचारों की भी भरमार इस साल रहेगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, आपका अपने प्रति विश्वास बढ़ेगा और परिवार में सुख आना ही आना है। सुख की प्राप्ति परिवार में होनी है और परिवार में सुख का एक वातावरण बना रहेगा। इस पूरे साल में चीजें एक अलग ढंग से मूव कर सकती हैं जब परिवार के मामलों में आपके द्वारा सोचे गए काम लगभग पूरे हो जाएं। आप कुछ बनाना चाहते थे फैमिली के लिए, आप कुछ करना चाहते थे फैमिली के लिए, उन सारी चीज़ों में आपको सक्सेस मिल जाए, इस चीज़ की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी कोई कोई पाइल की रीडिंग लंबी, कोई कोई पाइल की रीडिंग छोटी जाती है, तो ये डिपेंड करता है टैरो में क्या आता है। ठीक है, जैसे कभी कभी पर्सनल रीडिंग में कुछ लोग आते हैं तो उनके एक क्वेश्चन 1 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, किसी का एक क्वेश्चन 15 मिनट तक चल जाता है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इन पर डिपेंड करता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती है। तो सबसे पहले लव के मामले में आपके लिए इंटेंसिटी का कार्ड आया है। लव रिलेशनशिप में इंटेंसिटी का जो कार्ड है ये दर्शाता है कि इस साल में, इस 2022 में प्रेम संबंधों में आपकी तीव्रता और आपका अपनापन दोनों की जरूरत बहुत तगड़ी मतलब जोर शोर से है। मीन्स आप अगर प्रेम संबंधों के मामले में अपनेपन से छूट जाएंगे तो होगी गड़बड़, और अगर आप प्रेम संबंधों में तीव्रता नहीं रखते हैं, एक पैशन नहीं रखते हैं, तो पैशन लेस होने की वजह से आपके जो पार्टनर्स हैं या पार्टनर हैं, देखिए पार्टनर्स क्यों कहा मैंने वो भी बता देता हूं, क्योंकि कई बार प्रेम कई लोगों से होता है, माता पिता से भी प्रेम है, पत्नी से भी प्रेम है, बच्चे से भी प्रेम है, बहन से भी प्रेम है, तो ये पार्टनर्स हुए, इसलिए बहुवचन, यहां बहुवचन भी आया है। हालांकि फैमिली रिलेशन पर भी बताऊंगा भी, लेकिन ये चीज समझे कि आपके पार्टनर और पार्टनर्स दोनों को अगर आपका पैशन नहीं मिलता है तो उस पैशन की कमी से आपके संबंधों में बहुत सारी चीजों में उनको लैक मिलेगा और ये लैक खराब करेगा। लेकिन इस साल आपके प्रेम संबंधों में, अब जो बता रहा हूं ये अनमैरिड के लिए बता रहा हूं, अनमैरिड लव रिलेशनशिप में आपके द्वारा जो कदम आप उठाएंगे और जिस तरह से आप अपने लवर को ट्रीट करेंगे या करेंगी, वो चीज ही एक रिप्लिका जैसा होगा कि आपका लवर या आपकी लवर आपको कैसा ट्रीट करती है। जितना पैशन और जोश आपका रहेगा उतना उनकी तरफ से भी आ जाएगा। लेकिन वैवाहिक मामलों में ये थोड़ा सा डिफर रहेगा। क्यों? क्योंकि वैवाहिक मामलों में आपकी ओर से तो पैशन की जरूरत है, लेकिन उसकी ओर से पैसिवनेस की जरूरत है। पैसिवनेस, एक्टिव पैसिव, वो पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव, तो उसी को कहते हैं। तो आप अपनी ओर से पूरे एक्टिव रहें, और अगर आपकी पार्टनर पैसिव होता है या होती है तो उसके पैसिवनेस से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यही चीज है जो संतुलन को मैनेज करेगी। अब बात करते हैं फैमिली रिलेशनशिप की। अवेयरनेस का कार्ड अपीयर हुआ है। फैमिली रिलेशनशिप में अवेयरनेस का कार्ड कहता है जो भी चीजें कभी कभी सामने से नजर आती हैं एक्चुअली उससे थोड़ी सी डिफर भी होती हैं। हो सकता है फैमिली का कोई पर्सन आपको बहुत पसंद करता हो लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको नापसंद करे, या कोई आपको लगता है कि उनको आप बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपको नापसंद करते हैं लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर आपकी चिंता खाए जा रही हो। इस तरह की चीजें रिवेल होंगी, प्रदर्शित होंगी आपके सामने। कुछ सच्चाइयां, कुछ रहस्य सामने आ सकते हैं पारिवारिक मामलों से जुड़े हुए। लेकिन अगर कुछ चीजें आपके सम्मुख आती हैं पारिवारिक मामलों से जुड़ी हुई, तो इस 2022 में आपके लिए सजेशन यह है कि परिवार में हस्तक्षेप, विद्रोह, रिबेलेशन अदरवाइज कुछ ना करें जो परिवार के माहौल को बिगाड़े, क्योंकि परिवार के माहौल को जितना बेहतर रखेंगे परिवार को अपने साथ उतना ही ज्यादा खड़ा पाएंगे। फिनेंशियल मामलों में प्लेफुलनेस का कार्ड आपके लिए आया है। प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है बहुत पेन लेने की जरूरत नहीं, बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, चीजों को स्मूथ चलने दें। लेकिन जब स्मूथ चीजें चल रही हैं तो फोकस को बनाए रखें। आपने कभी ध्यान दिया हो कि वो बॉल को उछालते हैं ना, 4 बॉल से एक साथ उछाल रहे होते हैं, आपकी ओर देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं और चारों बॉल्स उछल रही होती हैं। उसमें जितना फोकस चाहिए आप सोच के देखिएगा, हर बॉल पे उसका फोकस होता है। अगर हर बॉल के ऊपर उसका फोकस ना हो तो सारी बॉल्स गिर पड़ेंगी। मीन्स एक खेल में भी आपका फोकस चाहिए। कभी कोई गेम भी खेलता है और उसको छू दीजिए, अगर एक बार ऐसे टच कर दीजिए हेलो, तो देखिए कैसे जोर से गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने फोकस तोड़ दिया। चल तो खेल रहा है लेकिन फोकस। तो ऐसे ही है फाइनेंशियल मामलों में, आपको प्लेफुलनेस रखना है,
मीन्स हल्कापन रखना है, लेकिन फोकस बनाए रखना है कि पैसा आना चाहिए। अल्टीमेटली सब कुछ बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, डेजिग्नेशन अच्छी है, कुर्सियां तो भाई साहब 20-20 हजार की लगा रखी हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, हर आधे घंटे पे चाय आ जाएगी, ठीक, पैर दबाने के लिए 2 नौकर भी कंपनी दे देगी, सब ठीक है। लेकिन पूछिए भैया मेरी सैलरी क्या होगी? अल्टीमेटली वही मैटर करेगा ना, जब घर जाएंगे तो फील वही होगा। ऑफिस का वो आरामदायक सोफा, ऑफिस का वो एसी का माहौल घर में बिल्कुल अलग हो जाता है। ऑफिस में तो जब कॉफी या चाय पीने की मन हुआ, गए मशीन में आपने बटन पुश किया और चाय आ गई। घर में चाय मांग के देखिए, अगर बिना टाइम आपने चाय मांग ली तो गड़बड़, या तो खुद जाके बनाइए। तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन उस डिफरेंशिएशन में आपके लिए क्या है ये मैटर करता है। यही है जिस पर आपको फोकस करना है। इस फोकस को बनाए रखेंगे तो इस साल फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। इस फोकस को हटा देंगे, मस्ती चलती रहेगी और मस्ती में साल निकल जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन मतलब आपकी प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में आप हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, पॉलिटिक्स में है, व्हाटएवर जो भी चीज है। आपके लिए कार्ड आया है पॉलिटिक्स का, इसीलिए पॉलिटिक्स मुंह से निकला। आप जो भी काम करते हैं अर्निंग के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी इनकम के लिए, वो आपका ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन में आपको कर्क राशि पाइल नंबर 1 ध्यान ये देना है कि अपने बारे में प्रिटेंड कराइए। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करिए, दर्शाइए जो आप दर्शाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप नाराज हो, लेकिन आपका बिजनेस इस चीज की परमिशन नहीं देता कि आप नाराज चेहरा अपने बिजनेस में लेकर के जाएं, हैं? हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को पसंद ना करते हो, लेकिन पार्टनरशिप तोड़ दें तो अभी उतनी जरूरत नहीं है या उतनी पोजीशन अच्छी नहीं है कि पार्टनरशिप तोड़कर अकेले आगे बढ़ सकें। तो पार्टनर के साथ में एक दोस्ताना रवैया, हा हा हू वाला माहौल, खाना साथ में शेयर करके खाना चलता रहना चाहिए। बिल्कुल बरकरार रखिए। अगर आपको लगता है आपने मास्किंग कर रखी है, मास्क लगा रखा है, अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है जेन्युइन होने की, कोई जरूरत नहीं। कोई दुनिया में जेन्युइन नहीं है। हम कपड़े पहनते हैं ना, हमारे कपड़े कहाँ जेन्युइन है? हमारी स्किन जेन्युइन है। भगवान ने तो ऐसे ही भेज दिया था, अब ऐसे ही घूमे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो हमने क्या किया, आडंबर कर दिया, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े बना लिए, ठीक है। सन्यासी को भी वस्त्रों की जरूरत पड़ जाती है। दिगंबर बाबाओं की बात अलग है, और वो सभी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर जैसे बोल तो दिया है मैंने, तो इस अगली लाइन से कंप्लीट भी कर दूं, नहीं तो कुछ लोग गलत भी समझेंगे। महावीर जैन ने उन्हीं मुनियों को दिगंबर रहने की अनुमति दी थी जिनके बारे में वे जानते थे कि अब वे हर आसक्ति से मुक्त हो चुके। तो जो दिगंबर मुनि हैं, जो साधु आज दिगंबर आज भी हैं, बहुत सारे साधु दिगंबर हैं, जो लोग जैन होंगे वो जानते होंगे कि उन्हें परमिशन मिलती है उनके गुरुओं से कि तुम अब दिगंबर हो सकते हो, क्योंकि वे अपनी आसक्ति को खत्म कर चुके। उनके सामने सब कुछ नगण्य हो गया है। किसी भी चीज की अब वैल्यू नहीं, ना रुपए की, ना पैसे की, ना आदमी की, ना औरत की, किसी की वैल्यू नहीं रहेगी। अब उनके सामने सिर्फ धर्म है, महावीर हैं, और उनका अपना जो अनुपालन करते हैं वो है। तो वो एक अलग चीज है। तो आपको मास्किंग करनी है, आपको अपने ऑक्यूपेशन में वही प्रिटेंड करना है जो आपके व्यापार में या आपकी जॉब में आपको आगे ले जाने के लिए हेल्प करे। अगर कहीं किसी चीज से आप नाराज हैं, कोई चीज आपको नहीं पसंद, आपका कोई महाजन है जिससे आप सामान लेते हैं दुकान पर बेचने के लिए, उसका एटीट्यूड नहीं पसंद, लेकिन उसका माल लेते हैं तो बिक्री बहुत होती है, तो ऐसी की तैसी में गया उसका एटीट्यूड, भाड़ में जाए वो इडियट, ठीक है। सामान लीजिए और खूब कस के बेचिए, पैसा कमाइए। उसे बताने की जरूरत नहीं, उसे ये भी बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा एटीट्यूड खराब है, उसे ये भी बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस खराब है, कुछ नहीं, उसको इडियट ही रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं सुधारने की। ऐसे ही ऑफिस में भी आपके कलीग, आपके जूनियर, आपके सीनियर जो भी हैं, किसी के साथ आपको अपने दिल की बात नहीं शेयर करनी, डिप्लोमेटिकली अपने आप को इंप्रूव करके बनाए रखना है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए आपके लिए कार्ड आया है रिबर्थ। रिबर्थ का कार्ड कहता है एजुकेशन के मामले में एक वर्तुल को बनाया जा सकता है। वर्तुल क्या होता है? एक गोला होता है ना, घेरा। अगर आप ऊपर हैं तो फिर नीचे आएंगे, और नीचे हैं तो उस घेरे से ऊपर भी जाएंगे। बस यही आपको समझना है एजुकेशन के मामले में। पाइल नंबर 1, अगर एजुकेशन के मामले में आप डाउनफॉल हुए हैं तो वहां से उठ सकते हैं, और बिल्कुल ये साल आपकी मदद कर देगा उठने में। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है संकल्प। संकल्प अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और
एजुकेशन के मामले में जो सब्जेक्ट, जो बुक्स आपकी जान लिए हुए हैं, होता है ना कभी कभी कि अरे इस फिजिक्स ने तो जान ले रखी, अरे ये क्वांटम फिजिक्स ना होता दुनिया में, न्यूटन ना होता दुनिया में, वो सेब ना गिरा होता तो ये होता, वो दुनिया भर की चीजें, उसी में पहला फोकस लीजिए, घुस जाइए, सबसे पहले उसी को सॉल्व करिए। आज इस वीडियो को देखा आपने, अगर आप सचमुच एजुकेशन के मामले में सजेशन चाहते हैं 2022 के लिए, तो आपके लिए ये है कि जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में, जिस बुक में आप परेशान हैं, उसे पकड़ लीजिए हाथ में और बगल में दबा लीजिए कि जब तक ये बुक क्लोज नहीं हो जाती, रिजॉल्व नहीं हो जाती, ये थ्योरी, इसको समझ नहीं लेते, तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। शुरू हो जाइए और ये हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपके लिए कार्ड आया है हीलिंग। बस अब क्या कहें, इस कार्ड ने तो सब बता दिया। हीलिंग का कार्ड है। किसी भी तरह के स्वास्थ्य प्रॉब्लम से इस साल हील हो सकते हैं, इसकी पुरजोर संभावना है। लेकिन इस हील होने के लिए नैतिकता और आत्मशुद्धता, आत्मिक शुद्धता की जरूरत है। आत्मिक शुद्धता मतलब अगर आप किसी असाध्य प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही, और बाई चांस गलती से आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वेज खाइए, छोड़िए उस चीज को, सात्विक हो जाइए, सात्विक। ठीक है, सात्विक का मतलब जो नॉन वेज नहीं खाते, जो बियर और वाइन वगैरह नहीं पीते, शराब नहीं पीते, ठीक है, ये सात्विक प्रवृत्तियां हैं। जो अपने जीवन साथी के साथ बिल्कुल संयमित रहते हैं और वफादार रहते हैं, ये हैं सात्विक। तो सात्विकता अपनाएं, और जितना सात्विक आप रहेंगे उतना ही ज्यादा आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। इन चीजों के अलावा सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस साल आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, तो कोशिश करें सुबह 7 बजे के पहले कम से कम तो उठ ही जाएं। उठने के बाद थोड़ा सा प्रकृति का आनंद लेना आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या में नहीं हैं, तो आप अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा कैजुअल लेके चल सकते तो हैं, लेकिन कोशिश करना, मतलब कार्ड कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ओके। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी एडिशनल सजेशन आपके लिए ये है कि थोड़ा ध्यान अपना रखें, ज़रूरत से ज़्यादा कैजुअल ना हो। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने 4 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था और आपकी पाइल नंबर 2 है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपकी राशि यानी कर्क राशि पाइल नंबर 2 के लिए ये साल 2022 कैसा रहने वाला है, क्या चीजें आ रही हैं, क्या सावधानियां, क्या गाइडेंस आपके लिए हैं, सब कुछ। आपके लिए फर्स्ट पोजीशन पर कार्ड आया है एस ऑफ द वॉन्ड्स का। सेकंड नंबर आपके लिए अपीयर हुआ है द टावर, और आपके लिए कार्ड नंबर 3 अपीयर हुआ है 3 ऑफ द पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है हाई प्रीस्ट, it is not high priestess, high priest. And card number 5th is for you the world। चलिए 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। परिवर्तनकारी ये साल आपके लिए रहेगा, एक लाइन में बता देता हूं, ठीक है। तो आपके लिए ये ईयर परिवर्तनकारी रहेगा, परिवर्तनशाली भी रहेगा। बहुत सारी चीजें इस साल हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ समस्याएं देख करके इधर आ रहे हैं, या जीवन की कई समस्याओं की ओर से आपको अपने आप को निकालना पड़ा है, अपने सामना करना पड़ा है समस्याओं का। लेकिन इन सब के बावजूद आपने हार नहीं मानी, लगे रहे हैं आप, और अभी भी चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी ऊर्जावान थे आप शुरुआत में, लेकिन उस ऊर्जा का कभी कभी प्रतिफल नुकसानदेह भी मिला आपको। बहुत सारे कार्य आपके बनते बनते तक बिगड़े हैं, और उसके बाद आप आज इस पोजीशन में खड़े हैं। तो देखिए 2021 जो है 2022 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी साल रहने वाला है, क्योंकि इस ईयर बहुत सारे ड्रामेटिकल चेंज आपकी लाइफ में हो सकते हैं। सबसे पहला चेंज तो ये कि आप जो चाहते हैं उस चीज़ को अचीव करें और उस ओर आगे बढ़ें, इसमें यह साल आपकी पूरी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने गलतियां करी, लालच किया और दूसरों को धोखा और दगा देने की कोशिश करी, या
जानबूझकर किसी को इस तरह पीछे छोड़ने की कोशिश करी कि उसका बुरी तरह नुकसान हो जाए। मीन्स आप ओवर सेल्फिश में अगर हो जाते हैं, ओवर सेल्फिशनेस में आ जाते हैं, तो ये चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, ईश्वर के कोप का भाजन यानी कि ईश्वर की पनिशमेंट, ऊपर वाले की पनिशमेंट भी मिल सकती है। लेकिन इस साल आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत आपकी दिखाई देगी, और न सिर्फ दिखाई देगी बल्कि उतनी मेहनत से आप आगे बढ़ करके अपने जीवन को संवारने की दिशा में आगे जा सकते हैं। आपको सहजता और शक्ति दोनों की जरूरत है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। सहजता का मतलब है कि आप सिंप्लिसिटी में आ जाएं, और शक्ति का मतलब है अपनी एम्पावरमेंट को समझें। ठीक है, तो अगर आप अपनी सहजता के साथ अपनी एम्पावरमेंट को समझते हैं और उस पावर को बेटर तरीके से यूज करते हैं, तो ये साल आपको अच्छा रिवर्स देगा। स्पिरिचुअल रहेंगे इस साल, और स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी आक्रामक हो सकती है। ठीक है, आक्रामक इसलिए हो सकती है क्योंकि आपको अपने धर्म, अपने सनातन पर गर्व भी हो सकता है। आप अपने धर्म के प्रति, अब यहाँ पर जो धर्म का, अभी तो एक धर्म कहा जो आपका रिलीजन है, अपने रिलीजन पर गर्व होगा, लेकिन उसका कुछ मिसयूज आप नहीं करेंगे, अदरवाइज में ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने धर्म यानी जो आपका धर्म है कि आप क्या करें क्या ना करें, उसके प्रति आपकी जो आसक्ति है, लगाव है, वो लगाव आपको थोड़ा सा रूड बनाएगा। मीन्स आपको लगेगा कि अब यहाँ पर धार्मिक बात नहीं चल रही है, यहाँ पर जब धर्म कह रहा हूँ दैट मीन्स द क्वालिटीज यू एक्वायर, तो वो उन चीजों पर आपको अहंकार हो सकता है। वो अहंकार आपको थोड़ा सा रूड बना सकता है जब आप दूसरों से भी वैसे ही बिहेवियर की उम्मीद करते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि दूसरे की क्राइटेरिया रेंज क्या है। बदलाव का ये साल, जैसा शुरुआत में ही बताया, ये रहेगा, और ये जो बदलाव हैं ये मल्टीपल टाइम आपको मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 3 बदलाव मिलेंगे। मल्टीपल में तो फिर डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर, वो कितने बदलाव देता है आपको। ये जो बदलाव हैं ये आपके मूड स्विंग की तरह से हो सकते हैं। आपको लगेगा मेरे मूड में स्विंग्स आ रहे हैं, आज ग्रीन मेरा फेवरेट था, कल रेड फेवरेट हो गया, फिर ब्लैक फेवरेट हो गया, तो ऐसे बदलाव आ सकते हैं। फ्रेंड में भी बदलाव आएंगे, फ्रेंडली रिलेशनशिप में भी, और अदरवाइज में भी चीज़ों में बदलाव आएंगे। आपकी फाइनेंशियल मामलों में ग्रोथ और इकोनॉमिकल और सोशल मामलों में भी ग्रोथ इस साल दिख तो रही है, लेकिन उसे ग्रैब करना होगा, आगे बढ़ के अचीव करना होगा। अगर आप आगे बढ़ के अचीव नहीं करते हैं तो वो ग्रोथ जो दिख रही है वो दिखते दिखते ही गायब हो जाएगी, हवा हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ओशो टैरो कार्ड की क्या इंफॉर्मेशन आती है। इसको मुझे फिर से करना पड़ेगा, कभी कभी ये थोड़ा नाराज हो जाते हैं। एक बार फिर से रीशफलिंग। ठीक है, हाथ से कार्ड्स के गिरने को माना जाता है कि कार्ड्स अभी तैयार नहीं है, दे आर नॉट रेडी, दैट्स व्हाई दे फेल अप। ठीक है, जैसे अब देखिए मैं स्क्रीन में मतलब कार्ड्स को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं कैमरा देख रहा हूँ, बट शफलिंग ठीक चल रही है। कभी कभी कार्ड को देखता रहता हूँ और फिर भी कार्ड जो है एबनॉर्मल चल रहे होते हैं, तो इससे पता चलता है कि कार्ड्स को शफलिंग की ज़रूरत और है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 की पोजीशन पर मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये लव के लिए आपके लिए आया है, लव रिलेशनशिप के लिए। ये है कंप्लीशन का कार्ड। कंप्लीशन का कार्ड आपके लव रिलेशन में कहता है कि आवश्यकता नहीं है कुछ ऐड करने की, क्योंकि जो है संपूर्ण है, और जो संपूर्ण है उसे संपूर्ण मानिए, क्योंकि अगर आप उसमें ही लैक खोज रहे हैं, कमियां खोज रहे हैं, तब तो कमी दिखेगी ना आपको। तो अगर कमी खोजेंगे तो कमी दिखेगी, और अगर आप मान के चलेंगे कि प्रेम आपका शुद्ध और पूर्ण है और आपके साथी का भी प्रेम आपके प्रति शुद्ध और पूर्ण है, तो ना अपने प्यार ना उसके प्यार में कमी दिखेगी। लेकिन अपनी ओर से आपको चीज़ों को बना के भी रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना सोच लिए काम हो गया, बना के भी रखना है, चीज़ों को मैनेज करके भी रखना है। अगर प्रेम संबंधों में आप फिट नहीं होते, अब फिट आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है यहाँ, कहता है कि फिट नहीं होते। फिट क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके लिए जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर वो चीज़ करें। जैसे समझें चीज़ को कि आप रिलेशनशिप में हैं और उस, अब ये अनमैरिड या मैरिड कोई भी रिलेशन हो, और उस रिलेशनशिप में जिस समय, जिस पोजीशन या जिस मूड की ज़रूरत है उस मूड को नहीं एक्वायर करते तो फिट नहीं बैठेंगे, और वहाँ पर फिट नहीं बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसका ध्यान रखिए। फैमिली के मामले में स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। स्लोइंग डाउन का जो कार्ड है फैमिली मैटर्स में बताता है कि पारिवारिक मामलों में अपनी
इंपॉर्टेंस को थोड़ा पीछे कर दें, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। मान करके चलें कि फैमिली मामलों में आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसे फैमिली खुद समझेगी और समझने के बाद फैमिली उस पर खुद डिसीजन लेगी कि उसका आपके प्रति क्या रवैया, क्या विचार होगा। जल्दीबाजी ना करें, आग्रह ना करें, डिमांडिंग ना रहें। जितना आप कम डिमांडिंग होंगे, जितना पैशन कम दिखाएंगे फैमिली में, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। फैमिली के लिए पैशनेट रहिए, लेकिन दिखावा मत करिए, क्योंकि दिखावा आपका पकड़ा भी जाता है और आपके लिए जरूरी भी नहीं है। इन चीज़ों के अलावा परिवार पर अगर छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो उसका डट करके सामना इस बार आप आराम से कर पाएंगे। अब बात करते हैं फिनांस। इसमें कार्ड आया है सौरव। ये कार्ड कहता है, सबसे पहली जो इंटरप्रिटेशन आती है वो ये कि फाइनेंशियल मामले इस साल बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। कर्क राशि, आपको परेशानियों का सबब झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए डोर क्लोज नहीं है। ठीक है, डोर क्लोज नहीं है। कैसे? एक झोंका आपको गिरा सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद बाहर निकलने के मल्टीपल चांसेस और मौके मिलेंगे। ठीक है, उठकर खड़ा होने के भी आपको चांसेस मिलेंगे, लेकिन आप एक झोंके से गिर जाएं और रोना शुरू कर दें, पछताना शुरू कर दें, अपने आप में लानतें भेजना शुरू कर दें, ये मानना शुरू कर दें कि किस्मत ही खराब है। तो जब डोर्स ओपन हो जाएंगे, चीज़ें जब बेटर होनी होंगी, तो आप बेटर नहीं कर पाएंगे, मीन्स वहाँ चूक जाएंगे। फाइनेंशियल मामलों में हालांकि आपकी सोची गई जो भी प्लानिंग है वो कारगर साबित नहीं होगी, लेकिन फिर भी इतना बेटर किया जा सकता है जो आपके लिए सफिशिएंट हो, फुलफिलमेंट दे दे। लेकिन उस फुलफिलमेंट की राह में एक रोड़ा है। ठीक है, और वो रोड़ा इस समय आप हैं, क्योंकि आप ही अपने आप को डिस्करेज करके फाइनेंशियल मामलों में पीछे ले जाएंगे। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन मीन्स जो आप व्यापार या जॉब करते हैं। द मास्टर का कार्ड आपके लिए। द मास्टर कहते हैं आपके लिए कि ऑक्यूपेशन के मामले में जो भी व्यवसाय या जो भी जॉब आप करते हैं, समर्पण के भाव से करें। समर्पण ही चाबी है सफलता की। अगर समर्पण नहीं है तो बेकार है आपका सब कुछ। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि ये जो समर्पण का भाव है, इसमें आसक्ति नहीं लानी। आसक्ति मीन्स अपनेपन का भाव लेकर नहीं आना। दूसरे शब्दों में समझें, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं या किसी व्यापार में आप इन्वॉल्व हैं, व्यापार में समर्पण पूरा कर दें, जॉब में पूरा समर्पण कर दें। जब कर रहे हैं तो पूरा करें, लेकिन अब पहले जॉब की बताऊं फिर व्यापार की। लेकिन जॉब में आप सिर्फ एक वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, मालिक नहीं है उस कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के। इसलिए हमेशा अपनी पोजीशन को आगे रखने का प्रयास करें। और व्यापारिक मामलों में चूंकि व्यापार आपका है, लेकिन व्यापार को चलाने में आपको दूसरे लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। इसलिए अपने आप में इस चीज को मैनेज करके रखने का प्रयास करें कि आप अपने व्यापार में अपनी वजह से किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। कभी कभी कुछ लोग नहीं पसंद आते हैं ना, तो उनको ना पसंद आने दीजिए, इग्नोर करिए, बट अपने बिजनेस पर पूरा फोकस बना करके रखिए। यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। एजुकेशन के मामले में आपके लिए ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। ट्रैवलिंग का जो कार्ड है ये एजुकेशन के मामले में दर्शाता है कि इस साल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वो ग्रोथ थोड़ी धुंधली है, बट क्लियर कट सफलता तो दिखाती है। अगर इस धुंधली ग्रोथ को हम ये मान करके चलें कि ये आपको रोक देती है, या अगर आपको नजर नहीं आ रही चीजें कि आप इतनी पढ़ाई लिखाई मेहनत के बाद क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप सही पथ पर हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी ओर से किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और अपने आप को आगे बढ़ा करके रखना है, अपने आप को आगे ले जाना है। एजुकेशन के मामले में आप जितना खुद को ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के मामले में आपके लिए कार्ड आया है क्लींजिंग द पास्ट। क्लींजिंग द पास्ट का मतलब है कि हेल्थ के इश्यूज से रिलेटेड पुरानी बातों को भूल जाएं। अगर पुराने समय में पहले आपने हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम फेस करी थी, हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज थे और बीच में इश्यूज खत्म थे, उस तरह के सिम्टम दोबारा आ गए हैं, तो उनका पास्ट रिलेशन ना बनाएं, पहला काम। दूसरा, जैसे कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ना कि आपकी हिस्ट्री फला चीज में अच्छी नहीं है जी, रिकवरी में तो हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो भूल जाएं डॉक्टर को। बोले कोई नहीं, रिकवरी में हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मैं अच्छा रिकवर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और करने की कोशिश करें। अपने मन को, अपने माइंड को जितना रीसेट करेंगे उतनी हेल्थ अच्छी होगी, जितना नहीं करेंगे हेल्थ में उतनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये था आज का विषय कि आपका 2022 कैसा रहने वाला है। अगर आप कर्क राशि हैं तो
तो आज का विषय, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 4 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं कर्क राशि पाइल नंबर 3 यानी कैंसर पाइल नंबर 3, और देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है ये साल 2022। फर्स्ट पोजीशन पर आपके लिए अपियर हुआ है एस ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपियर हुआ है ये है डेथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है ये है 7 ऑफ द कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स, 2 7 आ गए। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है द मून। तो 7 के 2 कार्ड्स आए हैं, 7 7 14, 1 4 5, 1 एंड 5। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, मैं न्यूमरोलॉजी नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा था आपको कि उसका इम्पैक्ट क्या है। मैं उसको कैलकुलेट कर लूँगा और इंटरप्रिटेशन में जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसमें न्यूमरोलॉजी का कोई ज़्यादा एस्पेक्ट आपको लेना नहीं है। तो पाइल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3 आपके लिए, देखिए जैसा आप अपने जीवन में जानते हैं कि अच्छा बहुत अच्छी उठापटक हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने झेली हैं, काफ़ी सारा परिवर्तन आपने देख लिया है, और एक सक्सेस के लिए थोड़ा परेशानियां आपने झेली हैं, और अभी भी डाउटफुल है सक्सेस आपकी लाइफ में। लेकिन इस जो 2022 है, देखिए 2022 के बारे में पहले एक चीज़ आपको बता देता हूं कि 2022 आपका शुरुआत धीमी गति से होगा, लेकिन आगे आपको सफलता मिल जाएगी। शुरुआत में अगर आपने हार मान ली और बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे किसी काम को आप शुरू कर सकते हैं, काम की शुरुआत ही आपके लिए थोड़ी टॉट, थोड़ी मुश्किल होगी, और इस शुरुआत में आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाएंगे जिस व्यक्ति को एक घबराहट भी होती है कि आगे चीज़ें कैसे चलेंगी और कैसे मैनेज होंगी। इसमें अगर आप ईश्वर की मदद की ज़रूरत महसूस करते हैं तब तो बहुत अच्छा है, उनकी शरण में रहें। यहाँ पर लाइन और ऐड हुई है कि अपने गुरु की शरण में रहें, मतलब अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी शरण में रहें। और अगर आप ईश्वर को, कभी कभी लोग होता है नहीं मानते या गुरु नहीं है आपके, तो उस कंडीशन में आपका स्वयं के ऊपर, स्वयं पर आत्मविश्वास बढ़ा करके रखना बड़ा फायदेमंद होगा। देखिए एक परिवर्तन अपेक्षित है इस 2022 के शुरुआत में, जो आपको मार्च से पहले पहले मिल जाना है। मार्च से पहले पहले एक परिवर्तन आपके जीवन में आ जाना है। ये परिवर्तन बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बेटर होगा। इस परिवर्तन से बहुत चीज़ें आपके फायदे में हो जाएंगी। लेकिन ये परिवर्तन ही अपने आप में दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है। ये परिवर्तन जब आपके जीवन में घटित होगा तो उस समय आप एक पेनफुल सिचुएशन, एक ट्रॉमा मोमेंट को, अगर मैं कहूँ, ये कार्ड तो कहता है ट्रॉमा मोमेंट को एंजॉय करेंगे, इसीलिए रुक गया, बोल नहीं रहा था, क्योंकि अब ट्रॉमा मोमेंट, ट्रॉमा का मतलब होता है एक हादसे जैसी दर्दनाक स्थिति जो आपने अपने दिमाग में महसूस करने शुरू कर कि उफ ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसी वाली कंडीशन। और उस कंडीशन को कार्ड कहता है कि एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि इसे पता है उसके बाद चीज़ें बेटर आ जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रात के बाद सवेरा आ जाता है। रात है घनी अंधेरी काली, टकरा सकते हैं, चोट लग सकती है, लेकिन जो सुबह का उजियारा है, जो सुबह का उजाला है, वो आपके जीवन में प्रकाश ला सकता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इस अंधेरे मोमेंट को, इस डार्क मोमेंट को आपको निकाल देना है अपने जीवन से। निकाल देना है मतलब उसमें हो करके निकल जाना है, उसे होने देना है, हैपनिंग में होने देना है, उसे रोकना नहीं है। लेकिन इस मोमेंट के बाद आपकी जो इमेजिनेशन होगी उसमें 2 एस्पेक्ट्स आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव एस्पेक्ट बड़ा गहरा होगा। जब निगेटिवली आप सोचेंगे कि जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, कुछ अचीव नहीं कर सकते, कुछ पा नहीं सकते, सब कुछ गया, जो दिखता है वो भी मेरा नहीं है, यह है नेगेटिव एस्पेक्ट। दिखता तो है बट उसे पाऊं कैसे, पकड़ में नहीं आती। लेकिन इसी में जो पॉजिटिव मोमेंट है वो ये है कि जो दिख रहा है और अभी आपकी कैच में नहीं है, उसमें भी आपको चीजें नजर तो आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो दिखाई भी नहीं देता, पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है, हो जाता है। तो उस मोमेंट से आगे निकलें। आप अपनी इमेजिनेशन को जितना ग्राउंड लेवल पर रखेंगे, जितना ग्राउंड लेवल पर रखेंगे, छोटी इमेजिनेशन कर देंगे, बहुत वाइड होगी, छोटी कर देंगे, उतना वो अचीवेबल होगी। ये साल आपके लिए हार्वेस्टिंग ईयर हो सकता है। हार्वेस्टिंग मतलब फसल कटाई, ठीक है।
खेत में जाके काटना नहीं है, लेकिन जो लोग किसान हैं वो तो काटते ही हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ये सिर्फ एक मुहावरा है, हार्वेस्टिंग। तो इस साल आप आर्थिक मामलों में हार्वेस्टिंग की पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे, मतलब बोना शुरू कर दें। आर्थिक मामले, फाइनेंशियल मामले आपके जो हैं उसमें आप सीडिंग करनी शुरू करें, मतलब बीज लगाना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं या कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट इस तरह का बनाएं कि आने वाले समय में इसका प्रतिफल आपको अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न के तौर पे मिलना शुरू हो जाए। इस काम को करिए। और शुरुआत में लोग आपको अपोज भी करेंगे आपके कामों में। आप किसी नए काम को अगर शुरू करते हैं या किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, लोग आपको अपोज भी करेंगे, लोग आपको हूट भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और लोग आपकी कमियां और गलतियां हर कदम पर बताते चलेंगे। उनका धन्यवाद करें इतनी केयर करने के लिए, इतनी प्रतीक्षा करने के लिए, और इतना सारा एफर्ट आपके लिए करने के लिए। उनको थैंक यू बोलें बहुत आसानी से, प्यार में, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी मेहनत करी, मेरे बारे में इतना समय निकाला, मेरे बारे में इतना सोचा, ठीक है। तो उसके लिए उनको थैंक यू बोलें। जैसे मैं भी थैंक यू बोलता हूँ ना कभी कभी लोगों को। कुछ लोग लिखते हैं बड़ी बकवास रीडिंग थी, थैंक यू वेरी मच आपके फीडबैक के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अब आइसक्रीम थोड़ी बेच रहा हूँ कि आप खाएंगे तो मीठी लगेगी। मैं तो कहता हूँ ना, मैं चाट वाला, मैंने तो आपको टिक्की बना के दी है, हो सकता है तीखा लगे, किसी के आंसू निकल रहे। कभी कभी लोग लिखते हैं कि बहुत लंबी रीडिंग चली गई, इतना लंबा बोलते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, सिर्फ रीडिंग करिए। तो भैया रीडिंग एक लाइन में तो हो सकती है। 2022 आपका कैसा रहेगा मैं बता सकता हूँ एक लाइन में, अच्छा या बुरा, बात खत्म। 1 मिनट में तीनों पाइल खत्म वो भी हो सकता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लिखते हैं कि अरे आपने तो बड़ी जल्दी समेट दिया, आप और बोलते तो मजा आ जाता। आप ना ये जो 40-40 मिनट के वीडियो बनाते हैं इसको 1.5 घंटे बना दें, ऐसा भी लोग कभी कभी लिख देते हैं कि ये 1 घंटे से ऊपर ले जा सकते हैं। तो फिलहाल हर इंसान की अपनी सोच है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगा। मैं किसी से विचलित तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ उन्हें धन्यवाद जरूर दे सकता हूं कि उन्होंने समय निकाला, अपना कीमती मुझे सजेशन दिए। सजेशन कभी कभी मानने योग्य होते हैं तो मानता हूं। जैसे मेरे एक व्यूवर ने मैंने सोचा तो था बहुत पहले से, हालांकि मैं बता दूं कि मैंने 6 महीने पहले ही ये सोच के रखा था कि हर राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा इस पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बनाने से ठीक पहले किसी व्यूवर ने लिख दिया था कि ऐसा करें, मैंने लिख दिया था नोटेड। उनका रिप्लाई भी आ गया है मेरे पास मेष राशि के ऊपर कि बहुत थैंक यू, आपने मेरी बात को मान लिया। तो उनका भी धन्यवाद। हो सकता है उनकी ही आइडिया मेरे पास 6 महीने पहले माइंड में आ गए हों, है ना। तो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो आपको लोग रोकेंगे, ठीक है, थोड़ा लड़खड़ा गया था। आपको लोग रोकेंगे, आपको लोग टोकेंगे, आपको लोग कमियां बताएंगे, आपको लोग परेशानियां बताएंगे, और आपको लोग सारी समस्या बताएंगे कि आप आगे कैसे नहीं बढ़ सकते। आपको पूरा ब्यौरा दे सकते हैं बैठाकर। सभी को धन्यवाद देकर के आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि लक्ष्य आपका आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि वो जो परिवर्तन आपके जीवन में आया, जिसने रुलाया, जिसने पेन पहुंचाया, जिसने तकलीफ दी, वो परिवर्तन बेहतरी के लिए था, और यही बेहतर आपको होना है। तो चलिए देखते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ओशो टैरो की क्या, यानी ओशो ज़ेन टैरो जो हैं, इनकी क्या गाइडलाइंस आती हैं, क्या ये बताते हैं आपके लव लाइफ, फैमिली, फाइनेंस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और हेल्थ में क्या होने वाला है इस साल। सबसे पहला कार्ड लव के रिलेटेड आपके लिए आया है करेज। करेज का जो कार्ड है, ये अपने आप में, नाम तो इसका करेज है, हिम्मत नाम है करेज का मतलब, लेकिन लव के मामले में जब ये कार्ड आता है तो ये कार्ड कहता है कि प्रेम तो कभी भी, कहीं भी, किसी से भी, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। और दूसरी चीज ये कहता है कि प्रेम एक ऐसा अवयव है, एक प्रेम एक ऐसा तत्व है जो कंडीशंस नहीं होता, कंडीशंस में नहीं बंधा होता, अनकंडीशनल होता है। लव अगर कंडीशन में बंधा है तो वो एक सौदा, एक व्यापार है। मैं कभी कभी कह देता हूं, मैंने कुछ 2-4 वीडियो में कहा है कि प्रेम तो, जो दो लोगों के बीच का प्यार है, ये बिजनेस है। और मैं अक्सर कहता हूं लव इज वन साइडेड। मैंने पूरा एक वीडियो इस पर बनाया है, मेरा दूसरा चैनल नीचे उसका लिंक दिया है, एस्ट्रो गुरु कृष्ण नाम है, उस पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि व्हाई लव इज वन साइडेड। तो ये कार्ड भी कहता है कि प्रेम कंडीशन नहीं है, और अगर आपके प्रेम में कंडीशंस हैं तो वो प्यार नहीं, कुछ और है। इसलिए प्रेम को कंडीशनलेस बनाएं, अनकंडीशनल बनाएं। अगर आप अनकंडीशनल लव बना ले जाते हैं तो आपके प्रेम में आप एक
स्पिरिचुअलिटी गेन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्यार आपका होगा। आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर का सहयोग आपको इस साल मिलेगा। वे आपके साथ हर कदम खड़े रहेंगे। भले आपको वे थोड़ा पीछे, थोड़ा छोटे, थोड़ा कमज़ोर से दिखें, लेकिन उनका मोरल सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बलदायी होगा। फैमिली की बात कर लेते हैं। फैमिली के मामले में कार्ड आया है कंट्रोल का। कंट्रोल का कार्ड दो बातें बताता है कि फैमिली के मामलों में उत्साहवर्धक, यानी कि आप जितना पैशनेट होकर के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे उतना सफल और खुश रहेंगे। लेकिन फैमिली के मामले में अगर आप डोमिनेट होते हैं या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दोनों चीज़ें वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें हैं वाइस वर्सा, कि अगर आप डोमिनेट हो जाते हैं तो डोमिनेट करते हैं तो दोनों ही तरीकों से तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा होगी। फैमिली इस साल आपको किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करने की सोच सकती है जहां फैमिली सोच रही है, आप नहीं सोच रहे, और फैमिली के साथ थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी तरह आप भी फैमिली को किसी किसी मामले पे अपने पक्ष में मोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे जहां परिवार मुड़ना नहीं चाहता। इस वजह से भी ईगो क्लैशेस आपके और आपकी फैमिली के बीच में हो सकते हैं, लेकिन इसे रोका जा सकता है। कार्ड रखते रखते कहता है कि रोक सकते हैं कैसे? अनकंडीशनल लव, परिवार के साथ प्रेम में जुड़ जाएं। परिवार को जब यह पता होगा कि आपका उनके प्रति समर्पण कंडीशन में बंधा नहीं है, तो परिवार आपके प्रति काफी सहृदय हो जाएगा और आपको ड्रिवन करने की कोशिश नहीं करेगा। फाइनेंशियल मामलों के लिए कार्ड आया है कंप्रोमाइज का। यह कार्ड कहता है कि आप अगर अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के समान मान लेते हैं या नहीं मानते हैं, दोनों ही कंडीशन आपके लिए अच्छी नहीं है, दोनों ही कंडीशंस आपके लिए बुरी हैं, और इसलिए इन दोनों कंडीशंस में आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ना कि दूसरे पर। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी पर्सनल चीज है, ना कि किसी और की चीज है, ना ये पब्लिक लाइफ की चीज है। मीन्स सोशल मीडिया पे नहीं डालते ना कि इतना पैसा हमारे पास रखा हुआ है वो दिवाली की सफाई का जोक वाला फोटोग्राफ तो अलग है। तो इसलिए ध्यान दें कि फाइनेंशियल मामले में आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वे समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं। मीन्स लोग उनको जज करने की कोशिश कर सकते हैं कि अरे इसने कितना पैसा खर्चा किया, अरे इसने कितना पैसा बनाया, इसके पास कितना पैसा होगा। दुनिया भर की कहानियां, लोग तो फ्री होते ही हैं, बहुत सारा टाइम लोगों के पास होता है, तो वो जज करते हैं। आपको अपने आप को इस तरह से मोल्ड करके, इस तरह से मोड़ के रखना है कि आप दूसरे व्यक्ति के बहकावे में ना आए, ना देखा देखी में जाएं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि अरे आप ये काम नहीं कर रहे, देखिए सारे लोग कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, करिए आप भी करिए। सारे कुएं में कूद रहे हैं तो आप भी थोड़ी ना कूद जाएंगे। सारे लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप भी सोचिए कि आप करें या ना करें, कुएं में उतरने में बेनिफिट है या नहीं, सोचिए। फायदा है तो उतर लीजिए, क्योंकि सब गए हैं, है ना। नहीं फायदा तो क्या जरूरत जानने की। अपने दिमाग, अपने विवेक से निर्णय लीजिए। फाइनेंशियल मामलों में जितना विवेकशील रहेंगे उतना लाभ में रहेंगे। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब आपका व्यापार या बिजनेस। इसमें आपके द्वारा जितना, देखिए व्यापार या जॉब में आप अगर लोगों को सिर्फ देखते रहेंगे कि लोग आगे जा रहे हैं, तो पूरे साल यही चलेगा। बैठे रहिए, देखते रहिए, जा रहे हैं, ये गया वो गया वो गया वो गया, चिड़िया उड़, सारी चिड़िया उड़ गई, आप बैठे रह गए। कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आपको भी निकलना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ये ईयर आपके ऑक्यूपेशन में थोड़ा रिस्क लेने लायक है, और चूंकि रिस्क लेने लायक साल है, इसलिए अपने को थोड़ा सा अज्ञात में धक्का लगा दें। अज्ञात में धक्का लगाना मतलब रिस्क लेना। और अगर आप रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं तो ऑक्यूपेशन के मामले में आप तरक्की कर जाएंगे। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेते हैं या आगे नहीं बढ़ते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। इन चीजों के अलावा दूसरे लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं, तो उनकी मदद ले लें और उसका भी बेनिफिट उठाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में न्यू विजन का कार्ड आया है। यह कार्ड कहता है कि आप जिस प्रकार से अभी तक अपनी लिखाई पढ़ाई करते आए हैं, या एजुकेशन के मामले में अगर आप व्यापार या जॉब करते हैं तो उसमें जो करते आए हैं उनसे कुछ डिफ्रेंसिएशन में अब आपको जाना होगा। वही ढर्रा, वही पुराना तरीका नहीं चलेगा। उसी पुराने तरीके पर अगर काम करेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर नहीं होंगी। जब तक कि आप कुछ नए तरीके नहीं अपनाते। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता है आइंस्टाइन का नाम सुना था आप लोग, तो अगर एजुकेशन के मामले में देख रहे हैं और स्टूडेंट हैं तो समझें। आइंस्टाइन ने एक बार वो जो क्लास लेते थे उसी क्लास में वो एंटर किए और उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दे दिया, सारे स्टूडेंट्स को, कि ये लो जी सॉल्व करो।
ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बता भी दिया, ठीक है। और जब दे दिया तो सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो लास्ट ईयर का पेपर था और लास्ट ईयर का पेपर उनके, अब आइंस्टाइन तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और वे स्टूडेंट्स बड़े ब्रिलियंट थे, तो उन्होंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर को, पेपर मतलब जब हो चुका एग्जाम, तो उसके बाद जो पिछली कक्षा के स्टूडेंट थे उन्होंने रिजॉल्व किया था, उसको सॉल्व किया था, तो सबको पता था कि आंसर्स क्या है, और सबने सॉल्व कर दिया और सबने लिख दिया और बहुत जल्दी कर दिया। 2 घंटे का टाइम दिया था, आधे घंटे 1 घंटे में सबने कर दिया। आइंस्टाइन ने वहीं पर, क्योंकि अच्छा आइंस्टाइन के बारे में बता दूं कि आइंस्टाइन जब अपनी क्लास लेते थे तो वे दिन भर में एक क्लास लेते थे, ज़्यादा क्लास नहीं लेते थे कि एक यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, ऐसा नहीं, एक ही क्लास लेते थे। और उनकी क्लास में भरमार रहती थी स्टूडेंट्स की, तो वो हॉल में पढ़ाते थे। उनके जो जिस कॉलेज में थे वहाँ पे जो हॉल था वहाँ पढ़ाते थे, क्योंकि उनकी क्लास में स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा थे और वो एक क्लास में आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने वहीं पर बैठकर बोला कि आज मैं यहीं बैठकर सबका चेक भी करूंगा आंसर, और उन्होंने सबके आंसर चेक किए। सबके आंसर चेक करने के बाद सबकी आंसर शीट को साइड रखा, पेन को बंद किया, हाथ को बांधा, बैठे और बोले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सारे के सारे फेल हो चुके, एक भी स्टूडेंट पास नहीं, सबके आंसर्स गलत है। सारे स्टूडेंट हैरान कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो आंसर लिखा, पिछले साल का आंसर है, हमने तो बुक में देखा था, हमें तो पता है। एक तो स्टूडेंट ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा मुझे पता है, सारे आंसर पिछली बुक से हैं, वो बुक्स जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं कि साल बीत चुका है और 1 साल में इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं बदल चुके हैं, सारे के सारे बदल गए, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ चुका, रिसर्च आगे बढ़ चुकी, और आप वहीं अटके हुए हैं, क्योंकि आप पिछले साल की किताब को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा बोर्ड अभी भी उन्हीं किताबों को ढो रहा है, ठीक है। कक्षा 9, कक्षा 8 यानी क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9, क्लास 10, ठीक है, इनकी हिस्ट्री की जो बुक्स एनसीईआरटी में मैंने पढ़ी थी वो आज भी पढ़ाई जा रही हैं। मेरे बेटे की बुक्स भी मैंने देखी हैं, पैटर्न पूरा वही है, सेम सिलेबस है, सब कुछ वही है, कुछ बदलाव नहीं है, ठीक है। तो बदल तो बहुत कुछ गया, इतिहास में भी बहुत सारी रिसर्च सामने आ गई। महाराणा प्रताप के बारे में आ गया कि वो युद्ध को हारे नहीं थे कभी, क्योंकि जिस लड़ाई को हारा हुआ बताया जा रहा था, उस लड़ाई को हारने के बाद महाराणा प्रताप जमीनों के पट्टे साइन कर रहे थे। एक हारा हुआ शासक जमीनों के पट्टों पर साइन नहीं कर सकता, दैट मीन्स वो हारे नहीं थे। इतिहास को गलत लिखा गया, वो परिवर्तन अभी एनसीईआरटी ने नहीं सहेजा है। तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया है। आपको अपनी शिक्षा नीति में, अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए एम्प्लॉय हैं तो आपको नीति में बदलाव करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी टेक्निक्स में परिवर्तन लाना है। उसी तरीके से नहीं पढ़ सकते, सुबह उठो 2 घंटे पढ़ लो, विद्या आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके विद्या माता कर लो, आ जाएगी। नहीं आएगी विद्या माता, क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे करने से विद्या माता नहीं आती है। कभी किताब की दुकान पे जाओ, ऊपर वाली शेल्फ से बुक निकालनी होती है तो किताबों के गट्ठर को रखकर उस पर खड़ा हो जाता है उनका नौकर, उनका एम्प्लॉय, और ऊपर की शेल्फ से बुक निकालता है आपके सामने ही। आपको बड़ी तकलीफ होती होगी, लेकिन वो विद्या माता नहीं करता, क्योंकि दीज आर ओनली पेपर्स, ठीक है। तो यहां आपको अपने पैटर्न, अपने तौर तरीकों को बदलने की जरूरत है। जिस तरह से अभी तक आप अपनी स्टडीज को करते आए हैं उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर आप परिवर्तन नहीं लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचिए क्या गलती हो रही है। हो सकता है आप किताबों में जुटे हों और आपको पता ही ना हो कि YouTube पे 500 वीडियो पड़े हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड, और कम से कम 25 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने उसी सब्जेक्ट, उसी टॉपिक को अलग अलग ढंग से पढ़ा रखा। और अगर आप वो 25 वीडियो देख लें तो फिर इतनी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा कि वाह वाह क्या कहने। पता ही ना हो कि मैं डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, है? तो करिए उसको, अपने विजन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। अभी जो भी पैटर्न आपने बना रखा है उसमें परिवर्तन ला दीजिए। अगर आपने सोचा कहीं, अब जैसे आजकल तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है और बहुत सारा रात में देर तक जागना, सुबह देर तक सोना चल रहा है, तो हो सकता है 2-2 बजे, 3-3 बजे तक पढ़ करके सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सोने का कार्यक्रम चल रहा हो। इसको उलट डालिए, सुबह 5 बजे से पढ़ना शुरू करिए, रात को 9 बजे 10 बजे सो जाइए। वही एंटरटेनमेंट दिन में कर लीजिए जो रात में कर रहे थे, है वो यूट्यूब देखने वाला काम। मेरे वीडियो दिन में भी तो देख सकते हैं, तो वो कर लीजिए। इस तरह करेंगे तो फायदा होगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के मामले में गजब हीलिंग का कार्ड आ गया है आपके लिए।
अब हीलिंग का कार्ड आया है तो ये कहता है कि जो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं इस साल पूरे खत्म हो सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज पिछले काफी समय से लंबित चल रहे थे, पेंडिंग चल रहे थे, लंबे समय से चले आ रहे थे, बीमारी लगी हुई है, तो उसमें इंप्रूवमेंट तो होगी, लेकिन उस इंप्रूवमेंट को अगर आप बेटर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो उस इंप्रूवमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान देना होगा। इन चीजों के अलावा आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें यह साल पूरी हेल्प करेगा और हेल्थ संबंधी इश्यूज कम से कम रहेंगे। आपकी हेल्थ संबंधी नए इश्यूज भी कम से कम रहेंगे। हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट दिखाता है ये साल, और साथ ही साथ ये साल ये भी दर्शाता है कि इस ईयर अगर आप चाहेंगे तो हेल्थ के मामले में, अपनी जो हेल्थ केयर है उसके मामले में आप कॉन्फिडेंस बना पाएंगे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा हेल्थ के मामले में? जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, जब आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो और आपको पूरा पक्का पता हो कि भैया अगले 6 महीने हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन कैसे? ये एक नई टेक्निक बता रहा है। वो कहता है कि अपने माइंड को सेट करिए कि आई हैव नो टाइम फॉर सिक, मेरे पास बीमार होने का टाइम नहीं है। ठीक है, ऑफिस में छुट्टी नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि 5 सिक लीव होती है। अब वो जो 5 सिक लीव है वो लैप्स हो जाएगी। झूठ मूठ की सिक लीव ले लीजिए, बहुत सारे एम्प्लॉइज लेते हैं। वो सिक लीव किस काम की? जिसमें आप बिस्तर में सो रहे हो, हाँ, बीमार हो करके। मजा तो उस सिक लीव का है ना कि बॉस को बताया जी आज मैं बीमार हूं, आ नहीं सकते, और चले गए पिज्जा खाने, चले गए मूवी देखने। मजा तो उस सिक लीव में है कि बीमार ना हो। अपने माइंड को, ये हीलिंग का कार्ड कहता है कि सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को हील करिए। और माइंड को हील ऐसा करिए कि मेरे पास टाइम नहीं है जी बीमार पड़ने का। क्यों? क्योंकि आई एम टू मच बिजी। सोचिए, इस तरह से अपने माइंड को मोल्ड करिए। मोल्ड करेंगे तो माइंड मोल्ड हो जाएगा और आपकी बीमारियां काफी हद तक जो मानसिक वाली हैं खत्म हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये था आज का पूरा वीडियो, पूरी रीडिंग। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।